आज की ये जो वर्चुअल मीटिंग है, ये शालीमार बाग विधानसभा के बूथ अध्यक्षों के लिए हमने आयोजित की है। आप सब जानते हैं कि लगभग 9-10 महीने से हम लोग सब कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ हम सबको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, उसके साथ साथ अपने ही व्यवहार के द्वारा दूसरों को सुरक्षा देने के काम में भी सहयोग करना है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ता, वो तो लगातार इस संघर्ष में बीमारी से भी जूझ रहे हैं और साथ में विषम परिस्थितियों में भी पार्टी के निर्देश के अनुसार वो समाज के अंदर जो ज़रूरतमंद और विपन्न लोग हैं, जो इस कोरोना काल में और अधिक पीड़ित हुए, उनकी भी तरह तरह से सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबने पूरे इस कोरोना काल में भाजपा के आदेश के अनुसार ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता की है। गरीब लोगों तक ज़रूरत के सामान पहुंचाए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है और जनसंपर्क के माध्यम से बहुत सारी ज़रूरी बातें प्रधानमंत्री जी और पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर घर घर तक वो जानकारियां पहुंचाई हैं। आज की ये बैठक आप सबको बधाई देने के लिए तो है ही, आपका अभिनंदन करने के लिए भी है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा संदेश देशवासियों को अभी पिछले सप्ताह भी राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से दिया और उस संदेश को जन आंदोलन बनाने के लिए आह्वान किया, उस नाते भी सभी समिति अध्यक्षों से मैं चाहता था कि एक बार ज़रूर मैं बातचीत करूं। उसी श्रृंखला में एक एक विधानसभा के समिति अध्यक्षों से समय निकालकर अपनी बाकी सब गतिविधियों के चलते हुए मैं आप सबके साथ बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूं। लॉकडाउन के समय पर भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि कार्यकर्ताओं से और जो क्षेत्र के अंदर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके साथ भी हम इसी माध्यम से संपर्क करें। उस दौरान भी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क हुआ है, लेकिन स्वाभाविक है कि सबके साथ नहीं हो पाया है, ना हो सकता है। लेकिन बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में टेलीफोन के माध्यम से या हमारे कार्यालय के हमारे साथियों के साथ संपर्क के माध्यम से मेरे साथ भी टच में रहे हैं। आज आप सबने अगर अखबार को पढ़ा होगा तो 2 अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विस्तार से एक इंटरव्यू छपा है। अंग्रेजी के इकोनॉमिक टाइम्स में
और हिंदी के नवभारत टाइम्स में भी, और उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर देश की जनता से अपने विचार साझा किए हैं। उसमें कोविड के बारे में भी है, लॉकडाउन के बारे में भी है, और जो बहुत सारे महत्वपूर्ण कृषि के क्षेत्र में, लेबर के क्षेत्र में सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी है। मैं इससे पहले कि आपको कुछ और कहूँ, ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके स्तर के कार्यकर्ता इन इंटरव्यूज़ को ज़रूर पढ़ें। और आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन भी उपलब्ध होती हैं। पार्टी के माध्यम से भी बहुत लोगों ने उसके बारे में ट्वीट किया है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे उसकी जानकारी शेयर हुई है, लेकिन पूरा का पूरा इंटरव्यू आपको सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद उसमें उपलब्ध जानकारी बाकी सब लोगों से, अपने क्षेत्र में, अपनी समिति में, कार्यकर्ताओं से और जनता से निश्चित रूप से शेयर करनी चाहिए। और अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से इस इंटरव्यू के बारे में, इस इंटरव्यू को और इस इंटरव्यू के अंदर कही गई बातों को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप सब जानते हो कि मैं अभी इंटरव्यू के अंदर जो जो कहा गया उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन आप सबके लिए वो पढ़ना ज़रूरी है, इसकी मैंने बात ज़रूर आपसे की है। और ख़ासकर जो कोविड के बारे में तो आप सब लोग बहुत जान गए हो, रोज़ उसके बारे में अखबारों में बहुत चर्चा होती है, टेलीविज़न पे बहुत चर्चा होती है। उसके खिलाफ जंग में आप सब जुड़े भी हैं, लेकिन जो लेबर के लिए, गरीब मज़दूरों के लिए और किसानों के लिए जो सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, बड़े काम किए हैं, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे नए कानून बनाए हैं, उनकी जानकारी आपको ज़रूर अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इसलिए भी उस इंटरव्यू को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंटरव्यू में 100% बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका जो निचोड़ होता है वो उसमें होता है। कभी कभी बड़े बड़े आर्टिकल, बड़े बड़े पार्लियामेंट के एक्ट हमारे पास पढ़ने का समय या अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जिसके मन की कल्पना है उसके ही इंटरव्यू को अगर हम पढ़ें तो उसका जो क्रक्स है वो हमको संक्षेप में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। इसलिए ये मैंने आपको सुझाव दिया है। आप सब जानते हैं कि जनवरी के महीने से देश और दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रही है। मैंने पहले भी, जब पिछली बार भी बात की थी, तो जिक्र किया था कि सबसे पहले 31 दिसंबर को चाइना ने अपने यहाँ पर ऐसे केसेस देखने की बात कही थी, जो न्यूमोनिया के केसेस थे, जिनके बारे में उनको समझ में नहीं आता था कि ये क्यों हो रहे हैं। और फिर 6-7 जनवरी के आसपास उन्होंने दुनिया को विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से सूचित किया था, और अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पहली ही मीटिंग हमने 8 जनवरी को की थी। अब से लगभग 10 दिन के बाद जब 8 नवंबर आएगा तो हमारे 10 दिन जो है, 10 महीने इस जंग के एक प्रकार से पूरे होंगे। इस बीच जितनी भी घटनाएं हुई हैं देश में, इस लड़ाई में जितनी भी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सब आप सब लोगों ने स्वयं उनको अनुभव किया है। आपने लॉकडाउन की भी सारी अनुभव स्वयं महसूस की है। आपने जो जनता कर्फ्यू लगाया था लॉकडाउन से पहले, प्रधानमंत्री जी का जो इनोवेटिव सुझाव था, वो भी आपने देखा है। और अभी पिछले कुछ महीने से
लॉकडाउन को समाप्त करके जब अनलॉक की प्रक्रिया हुई, उसके विभिन्न फेजेस को भी आप देख रहे हो। इस बीच देश अपने पांव पर कैसे खड़ा हो गया। जो तकलीफ शुरू के दौर में होती थी, आज वो तकलीफ़ें समाप्त हो गई। हम अपने पांव पर इतने ज़्यादा खड़े हो गए कि अभी हम दुनिया को सहायता करने की स्थिति में आ गए। हर फ्रंट पर पीपीई से लेकर N95 मास्क से लेकर वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर से लेकर दवाइयाँ, और दवाइयों से लेकर टेस्टिंग की किट्स, और अभी तो लेटेस्ट टेस्टिंग की किट से भी ज़्यादा आने वाले समय में देश और दुनिया के लिए उपलब्ध होने वाली वैक्सीन। इन सब विषयों पर देश अपने पांव पर खड़ा हो गया। एक लेबॉर्ट्री से 2000 से ऊपर लेबॉर्ट्रीज, दुनिया का सबसे ज़्यादा, आज सुबह 90.99 यानी 91% रिकवरी रेट था आज सुबह, और 1.5%, 1.5% केवल दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट भारत का था। 10 लाख से ज़्यादा हम लोग रोज़ टेस्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ आपने देखा कि आपके देखते देखते हुआ है। और अभी सारे देश में सभी सरकारों के साथ मैं इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहा हूँ। पिछले दिनों गुजरात के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, कल तमिलनाडु के साथ, और आने वाले समय में और स्टेट्स के साथ हम ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं। और हम देख रहे हैं कि सारे देश में जो कोविड के केसेस का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन की तरफ है। क्योंकि ये डिक्लाइन की तरफ है, यद्यपि दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पिछले कुछ दिन से केसेस को बढ़ते हुए भी हम देख रहे हैं, और ये हम सब के लिए चिंता का विषय भी है। पिछले समय में प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बात को दोहराया है, और मैंने भी सब माध्यमों से इस बात को बार बार दोहराया है कि इस अनलॉक की प्रक्रिया में हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर हालत में वो सब बातें अच्छी तरह से स्मरण करें, याद करें, जिनको हम पहले दिन से कह रहे हैं और जिनको हम पहले दिन से प्रधानमंत्री जी के और सबके मुंह से सुन रहे हैं। कोविड के खिलाफ जंग, उसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी दवाइयों की भी शायद ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ आ जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी, तो बहुत अच्छी बात है। वैक्सीन आ जाएगी और भी अच्छी बात है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है, जब तक प्रॉपर दवाई नहीं है, तब तक छोटे छोटे हथियार हैं जो कि इस दुनिया को बेचैन करने वाले वायरस के खिलाफ कारगर सिद्ध हो सकते हैं। और पिछले 10 महीने में ये सिद्ध हुआ है कि जिस किसी ने भी इस मास्क का इस्तेमाल ठीक ढंग से किया है, हर समय पे किया है, बिना लापरवाही के किया है, सिंसियरली किया है, नाक और मुंह को ढक के किया है, और हर परिस्थिति में नाक और मुंह से नहीं हटाया है, और एक छोटी सी 2 गज की दूरी बनाकर रखी है दूसरे व्यक्ति से, उसको आसानी से कोरोना नहीं हुआ है। इन 2 बातों के साथ जो बार बार स्मरण कराया गया है वो साबुन से हाथ धोने के बारे में है, और खांसते छींकते समय अपने हाथों से मुंह और नाक के ऊपर अपनी एल्बो को रखकर जो रेस्पिरेटरी हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट है उसको फॉलो करने के बारे में है। यही बातें बार बार कही गई हैं। यही बात पहले दिन से आप टेलीफोन के कॉलर ट्यून में भी सुन रहे हैं। यही बात आप प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश में भी सुन रहे हैं।
अब कभी इस बात को भी गंभीरता से सोचिएगा कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए आते हैं तो सारा देश सोचता है कि कोई बहुत बड़ी कोई नई बात होगी, लेकिन ये छोटी बातों को भी देने के लिए उन्होंने दोबारा से स्मरण कराने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इसी से इन बातों के महत्व और इसकी गंभीरता को हमें आपको सबको समझने की ज़रूरत है। आने वाले जो महीने हैं 2-3, ये सर्दी के महीने हैं। इस बार आप देख रहे हैं कि सर्दी, थोड़ी थोड़ी सर्दी इस बार, अगर रात के समय सैर करने की आदत है या घर से बाहर निकल के देखने की आदत है अपने घर में, तो रात में दिवाली से पहले ही सर्दी इस बार आ गई है। और सर्दी के अंदर ये वायरस बढ़ने की भी संभावना होती है। और अभी सारे त्यौहार चल रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी भीड़ और ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी हो सकता है कि शादियों के अंदर भी लोग, अब ये जब शादी का सीज़न आएगा तो हो सकता है कि उसमें भी लोग जो सरकार ने कायदे कानून नियम बनाए उनको फॉलो ना करके और उनको भी नियमों को तोड़ने की कोशिश करें और रूटीन तरीके से शादियों को आयोजित करें और आने जाने वाले भी उसी तरह से प्रिकॉशंस ना लें। इसलिए इस ऐतिहासिक मोड़ पर जहां केसेस कम हो रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों में विजय प्राप्ति की संभावनाएं दिखती हैं। और जहां देश को लॉक और अनलॉक के बीच में बैलेंस बनाकर लोगों के रोज़गार, लोगों के काम धंधे, लोगों की आर्थिक स्थिति, इसके लिए भी बैलेंस बनाकर चलने का सरकार फैसला करके काम कर रही है। अगर लॉकडाउन करना एक बोल्ड डिसीजन था तो उतना ही बोल्ड डिसीजन अनलॉक करना भी था। ये भी फैसला आसान नहीं था, लेकिन लोगों के लिए समन्वय बैठाना था, उनकी स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा की दृष्टि से और उनकी आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से, दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाना था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह पूर्वक कहा है कि आप सब मिलकर देशवासी एक जन आंदोलन विकसित करें। और जन आंदोलन इसी बात का कि सबको ठीक से मास्क पहनना है, सबको 2 गज की दूरी बनानी है, सबको भीड़ भड़क्के में नहीं जाना है, सबको अपने हाथ की और रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करना है। इतना ही है बस, और कोई लंबा चौड़ा जन आंदोलन नहीं है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी, पार्टी अध्यक्ष, सभी लोग कह रहे हैं। और हमारी पार्टी में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो हमारे पार्टी का समिति अध्यक्ष होता है। देश का अगर किसी को प्रधानमंत्री भी बनना है तो उसके लिए भी उसको चुनाव जीतना पड़ता है। और चुनाव को जीतने के लिए उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है बूथ। और बूथ के ऊपर सफलता दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है पार्टी का बूथ अध्यक्ष। पार्टी की भी नीतियां, पार्टी का भी विचार, पार्टी के भी कार्यक्रम, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई सफलतापूर्वक कराता है तो वो बूथ का अध्यक्ष कराता है। और इसलिए आप सब बूथ अध्यक्षों से मिलकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश स्वयं शेयर करना चाहता था। ऐसा नहीं कि मैंने कोई नई बात आपको बताई है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश, छोटी बात का जो देखने में छोटी लगती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो टेलीविज़न पर आकर दिया, वैसे ही मैं भी इस बात के महत्व को आपके दिमाग पर अंकित करने के लिए, जहाँ एक तरफ मन में ये विचार है कि आपकी स्वास्थ्य की पूरी सुरक्षा रहे, आप कोई भी जाने अनजाने में लापरवाही या कमी ना करें, आपके परिवारजनों की सुरक्षा रहे, आपके मित्रों की सुरक्षा रहे, और आपके कारण आसपास अगर लोगों तक सही जानकारी मिलती है, सड़क पर चलते हुए, काम करते हुए, व्यवसाय के साथ जुड़े हुए जो लोग इस
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर इसको मैं कहूँ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर नहीं पालन करते हैं तो उनको टोकना ज़रूरी है, उनको समझाना ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है, उनसे बातचीत करना ज़रूरी है। 3 या 4 हफ्ता अगर सारा देश ठीक से अगर इस बिहेवियर को अपना ले बिना किसी कमी के, तो कोविड का ट्रांसमिशन स्वतः खत्म हो सकता है। क्योंकि एक के शरीर से दूसरे के शरीर में जाने के लिए वायरस को एक रास्ता चाहिए। मेरे बात करते समय अगर वायरस में इन्फेक्टेड हूँ तो थूक की बूंदों के माध्यम से जो 1-2 मीटर से दूर नहीं जा सकती, जब तक दूसरे के शरीर में नहीं घुसेगा तब तक वो जीवित नहीं रह सकता, वो एटमॉस्फेयर में जीवित नहीं रह सकता, वो शरीर में ही जीवित रह सकता है। और एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको जाने का रास्ता अगर हम इस मास्क के माध्यम से और 2 गज की दूरी के माध्यम से काट देंगे, या किसी सरफेस से भी इन्फेक्शन लेकर और अपने हाथ मुंह तक ले जाने का रास्ता हम काट देंगे अपने हाथों की रेगुलर सफाई रख के, तो वायरस की स्वतः एक दिन मौत हो जाएगी। जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग प्रभावित हो रहे हैं, और जो लोग इस बात को ठीक से समझ रहे हैं और इस बात को अपने व्यवहार में ऑनर कर रहे हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरे आज के इस आपसे मिलने का जो पहला उद्देश्य था, मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी का आर्टिकल्स को पढ़िए। दूसरा उद्देश्य, नरेंद्र मोदी जी का संदेश जन आंदोलन का, उसको समझिए, उसको अपने जीवन में उतारिए, अपने समिति में लोगों के बीच में इसको आंदोलन के रूप में विकसित करें। अपने समिति के पहरेदार बन जाइए कि समिति के अंदर कोई भी आपको परिवार का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इस विषय पर लापरवाही करता हुआ ना दिखाई दे। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस दौरान आप सबके लिए अपने स्वास्थ्य की चिंता करना बहुत आवश्यक है, और अगर वो आपने चिंता की तो आप अपने इम्यूनिटी लेवल्स को ठीक रख पाएंगे। कोविड चाहेगा भी तो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। उसके लिए भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए भी दिन के अंदर घंटा 2 घंटा इस बात के लिए निकालना है कि आप ठीक से सैर कर रहे हैं कि नहीं, आप ठीक से योग कर रहे हैं कि नहीं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कर रहे हैं कि नहीं। जिस भी रूप में फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं वो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और पहले कभी नहीं करने की आदत थी तो कम से कम आजकल तो ज़रूर आपको करना चाहिए। और चौथी बात यह है कि वैसे तो ऐसे तकलीफ़ के समय में आप जहाँ जहाँ जिसको तकलीफ़ है उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए आपके अपने स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, हमारे कार्यालय के स्तर पर, हमारे सहयोगियों के स्तर पर, आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय में सदानंद हैं, इसी तरीके से गगन मक्कड़ जी हैं, सतीश वर्मा जी हैं, कृष्ण कुमार कलश जी हैं, हमारे पीएस अभिनव गुप्ता जी हैं। कम से कम इन लोगों के साथ आप तकलीफ़ लोगों की शेयर कर सकते हैं, और ख़ासकर व्यक्तिगत तकलीफ़ों के साथ साथ जो क्षेत्र की तकलीफ़ें हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, भले ही कोविड काल चल रहा है लेकिन उन समस्याओं का भी लगातार समाधान होता रहना चाहिए। शायद क्षेत्र में देखकर उन समस्याओं को जानने का आज मेरे पास समय और वातावरण नहीं है, लेकिन आपके जैसे सिपाही अगर हर समिति पर हैं तो आपके माध्यम से प्राप्त जानकारियों को प्राप्त करने के बाद हम उनका समाधान करने में निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में सहयोगी हो सकते हैं। इसलिए इस दिशा में भी आप अपने आप को जागरूक रखिए। अभी 1-2 साल के लिए आप जानते हैं कि सरकार ने सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का जो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए फंड है उसको समाप्त किया है, ताकि जो देश के ऊपर विपदा आई है
कोविड के माध्यम से उसकी भरपाई करने के लिए सहयोग मिल सके। पार्लियामेंट मेंबर्स और दूसरे लोगों की सबकी सैलरीज़ के अंदर भी कटौती की है। और प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का जो पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का घोषित किया था। इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है और बहुत सारी इस विपत्ति के समय भी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से वो देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए किसी न किसी रूप में योजनाएं बनाकर दोबारा से इस परिस्थिति में भी कैसे हम तकलीफ को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, ये उन्होंने करके दिखाया है। और आज जो कुछ भी भारत ने इस तकलीफ़ के बावजूद भी अचीव किया, उसकी सारे दुनिया में सराहना हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में गंभीरता से हर एक विषय का ध्यान से अध्ययन करें। सब चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे आती हैं, सब चीज़ें आजकल पार्टी के वेबसाइट पे आती हैं, सब चीज़ें आजकल मंत्रालय के वेबसाइट पे आती हैं, सब चीज़ें आजकल अखबारों में छपती हैं, बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट होती रहती हैं। इन सबको अच्छी तरह से अध्ययन करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का ख्याल रखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए और देश से कोरोना को भगाने के लिए जो कोशिश है उसमें अपना सहयोग करिए। बहुत लंबा चौड़ा सहयोग नहीं चाहिए हमको, खुद भी ठीक से मास्क पहने रहिए और दूसरों को भी पहनाते रहिए। कभी कभी अकेले होते हैं, जैसे मैंने देखा अभी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अभी दिख रहे हैं कि मास्क नहीं पहने हैं। उनको लगता होगा कि शायद हम कमरे में अकेले बैठे हैं, लेकिन कभी कभी अकेले बैठे हुए भी मास्क पहन के रखने का लाभ क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अकेला ही हूँ। मेरे से जो मेरे सहयोगी हैं वो कम से कम 2 गज नहीं, कम से कम 5 गज की दूरी पर है। लेकिन अगर जहाँ बैठा हूँ इस टेबल के ऊपर कोई इन्फेक्शन है और मैंने इस टेबल को छुआ और इस समय मेरा मन किसी तरह से नाक के ऊपर हाथ ले जाने का किया, तो मास्क पहना है तो कम से कम सीधा मेरे नाक से, मुंह से ये इन्फेक्शन शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन हो सकता है मास्क नहीं पहना हो और मेरे हाथों ने ऐसी सरफेस को टच किया है जो ऑलरेडी किसी कारण से इन्फेक्टेड हो गई है, तो कुछ घंटे तक तो उस इन्फेक्शन का उस सरफेस से मेरे हाथों पर और मेरे हाथों से मेरे मुंह और नाक के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए मास्क को हर समय ठीक से पहनना, बोलते समय पे भी इस मास्क को नहीं उतारना, और जब भोजन करते हैं तो विशेष रूप से ख्याल करें कि सारे लोग मिलकर एक साथ मास्क उतार कर भोजन ना करें। इंडिविजुअली आप अकेले भोजन मास्क उतार कर करते हैं तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन घर में कोई भी व्यक्ति बाहर से इन्फेक्शन लेकर आया और 5 आदमियों ने एक साथ मास्क उतार कर खाना खा लिया तो उस एक आदमी के कारण 5 को इन्फेक्शन हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसीलिए बार बार इन बातों को आग्रहपूर्वक कहा जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने खोज कर ये प्रयास किया है, दुनिया में किसी से हम पीछे नहीं हैं। दुनिया में लगभग 200 से ज़्यादा स्थानों पर वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो रहा है और इन 200 स्थानों में से 30 स्थान भारत के अंदर हैं। इसको वैक्सीन कैंडिडेट बोलते हैं। और इस 30 में से, पूरे 200 में से दुनिया में 9 स्थान ऐसे हैं जहां पर कि एडवांस्ड स्टेज में वैक्सीन आने की संभावना बन गई है। उन 9 में से भी 3 स्थान भारत में हैं और उन 3 स्थानों में जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल होते हैं, जिसके बाद वैक्सीन देश के लोगों के लिए उपलब्ध होती है।
एक तो एडवांस्ड फेज़ में है फेज़ 3 के, दूसरा फेज़ 3 में एंटर हो चुका है, तीसरा फेज़ 2 के एडवांस्ड स्टेजेस में है। जैसे ही ये वर्ष समाप्त होगा और अगला वर्ष शुरू होगा, तब शुरुआती महीनों में ही हमारे को सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भगवान की कृपा से वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी। देश के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। जहां एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारी रक्षा करेगा, वहां दूसरी तरफ ये वैक्सीन भी हमारे को इम्यूनिटी देने में सहायता करेगी। तब तक मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य की ठीक प्रकार से रक्षा करिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार देश में जन आंदोलन विकसित करने में सहायता करिए।